हाँ जी, नमस्कार आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। पिछली क्लास के अंदर अपनों ने चर्चा की थी गुप्तकालीन कला के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि केवल और केवल क्या है, गुप्तकालीन कला के ऊपर अपने को चर्चा करनी है। तो उसके अंदर अपनों ने क्या है, साहित्य जैसे स्थापत्य के अंदर अपने मंदिरों के बारे में चर्चा कर ली थी। और आज की इस क्लास में अपने पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में, गुप्त काल के टाइम की जो मूर्ति कला है उनके बारे में, और साहित्य के बारे में, यानी उसमें जो रचनाएं थी। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं ना, वो एक तो आते हैं आपके स्थापत्य के अंदर, जहाँ से मंदिरों में से प्रश्न आते हैं। और एक जो आपका सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है वो आता है साहित्य में से, जैसे कालिदास की रचनाएं होगी, ठीक है, विष्णु शर्मा जी की रचनाएं होगी, क्योंकि एक आध प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो मंदिरों के ऊपर अपनों ने चर्चा कर ली है। आज की क्लास में अपने पढ़ेंगे चित्रकला। 3 टॉपिक एक साथ करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने पीपीटी पहले ही तैयार कर लिया है। देखते हैं अभी। सबसे पहले क्या है, गुप्तकालीन चित्रकला। अगर अपने चित्रकला की बात करें तो चित्रकला का जो प्रारंभ है ये गुप्त काल से पहले ही हो चुका है। और चित्रकला के जो प्रारंभिक साक्ष्य अपने को देखने को मिलते हैं वो भीम बेटका की जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद हड़प्पा की जो सभ्यता है वहां पर भी क्या है, मोहरों के ऊपर अपने को पशुपति नाम के जो चित्र अपने को देखने को मिलते हैं। तो चित्रकला जो है वो गुप्त काल से प्राचीन है, उससे पहले की है, ठीक है। लेकिन गुप्त काल के अंदर जो हमें चित्रकला के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इस बात से एक तो ये बात कन्फर्म हो गई हमारे लिए, ये जो चित्रकला है गुप्त काल के समय क्या कौन सी अवस्था में थी, विकसित अवस्था में थी। यानी चित्रकला जो है गुप्त काल से पहले ही आ चुकी थी, तो इसकी अवस्था कैसी हो जाएगी, विकसित अवस्था थी। इसके अलावा इसके अंदर क्या है, गुप्त काल तक आते आते क्या है, विभिन्न विभिन्न विधियां आप बोल सकते हो। विभिन्न विधियों के अंदर क्या है, चित्रकला यानी कि चित्र बनने प्रारंभ हो गए। और इसके साथ साथ गुप्त काल के अंदर इसके अंदर क्या है, अलग अलग रंगों का भी क्या है प्रयोग होने लगा था, ठीक है। अपने को क्या है, गुप्त काल से पहले चित्रकला के अंदर क्या हुआ था इसके बारे में अपने को यहाँ पर जानकारी नहीं करनी है, क्योंकि हमारे टॉपिक के अंदर गुप्त काल है और केवल उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। गुप्त काल के अंदर अगर अपने चित्रकला की बात करें तो एक तो आपकी अजंता की गुफाएं और एक जो है ये बाघ की गुफाएं, ठीक है। सबसे पहले जो अजंता की गुफाएं हैं कहाँ पर पड़ती है ये ध्यान में रखना है। जो आपकी अजंता की गुफाएं हैं आप सभी जानते हो, आपने पढ़ा भी होगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। औरंगाबाद महाराष्ट्र। यहाँ की गुफाओं के अंदर जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं वो क्या है, गुप्त काल से संबंध रखते हैं, इसलिए ये हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से ये जो बाघ की गुफाएं हैं ये कहाँ स्थित है भी, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर आपका जो चित्रकला में से प्रश्न बनेगा वो इन दोनों गुफाओं में से बनेगा। सबसे पहले अपने क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो बाघ की गुफाएं हैं एक तो क्या है, ये गुप्त काल की है। दूसरी बात कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अब इसकी बात करें भी, इसकी खोज यानी कि सर्वप्रथम इसके बारे में पता किसने लगाया था, तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम आता है, कुछ जगह ये डैगर लिखा हुआ दिखाई देगा आपको और कुछ जगह डेजर, डेजरफील्ड। ये नाम आपको याद रखना है भी, अगर सीधा सा प्रश्न आ जाए भी ये जो बाघ की गुफाएं हैं उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो इस व्यक्ति ने की थी, एक अंग्रेज अधिकारी था डेजरफील्ड। और आप सभी जानते हो भी जो अंग्रेज है वो काफी खोजी प्रवृत्ति के होते हैं भी, ठीक है। जैसे कि अपने कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कहा जाता है। उसी प्रकार से तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, डेजरफील्ड नामक एक व्यक्ति था, जिसने कब की, 1818 ईस्वी के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर कितनी गुफाएं देखने को मिल सकती है, इनमें से क्या आपसे संख्या वो पूछ सकता है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर हमें कुल 9 गुफाएं देखने को मिली हैं। कितनी, 9 गुफाएं। इन 9 गुफाओं के अंदर जो चित्र हैं वो गुप्त काल से क्या है, संबंध रखते हैं। लेकिन वर्तमान समय की अगर अपने बात करें तो इन 9 में से केवल 2 ही गुफाएं सुरक्षित है। कौन कौन सी है,
ये मैंने लिख भी दिया है। वर्तमान में जो आपकी सुरक्षित गुफाएं हैं वो कौन कौन सी है? गुफा नंबर 4 और गुफा नंबर 5, ये वर्तमान समय के अंदर क्या है? सुरक्षित है। बाकी जो गुफाएं हैं वो अभी सुरक्षित अवस्था में नहीं है। ठीक है, इसमें से ये जो आपकी गुफा नंबर 4 है, इसको सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान रखना भी, ये जो गुफा नंबर 4 है, गुफा नंबर 4, इसको क्या है भी? इसको गुप्त काल की रंगशाला के नाम से जाना जाता है। अगर सीधा सा प्रश्न आ जाए, गुप्त काल की रंगशाला किसे कहा जाता है, तो बाघ की जो गुफाएं हैं यहां पर अवस्थित गुफा नंबर 4 को क्या है? गुप्त काल की रंगशाला कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्या है? विभिन्न रंगों के अंदर चित्र बने हुए हैं जो किससे संबंध रखते हैं? गुप्त काल से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार से आपको एक और गुफा, गुफा नंबर 5, यहां पर जो चित्र हमें देखने को मिलता है वो है सभा मंडप का चित्र। सभा मंडप बोल दो या राज परिषद बोल सकते हो। राज परिषद यानी राजा एक दरबार लगाता था जहां पर परिषद, अन्य लोग जो मंत्री वगैरह वो इकट्ठे होते थे, उनका हमें यहाँ पर क्या है? चित्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके दो प्रश्न बनते हैं। एक तो क्या है? कुल गुफाएं कितनी है? 9 गुफाएं हैं, लेकिन वर्तमान समय के अंदर केवल गुफा नंबर 4 और 5 ही क्या है? सुरक्षित अवस्था में से है, जिसमें से गुफा नंबर 4 को अपने गुप्त काल की रंगशाला के नाम से भी जानते हैं। और जो गुफा नंबर 5 है उसे, उसके अंदर जो चित्र हमें दिखाई देता है वो कौन सा है? सभा मंडप या राज परिषद का क्या है? चित्र हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर अपने बात करें तो ये जो बाघ की गुफाएं हैं जो कि मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित है, यहाँ पर जो हमें चित्र देखने को मिलते हैं वो सामूहिक नृत्यगान के चित्र देखने को मिलते हैं। सामूहिक नृत्यगान आप सभी लोग जानते होंगे भी, जहां पर सभी क्या है? बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर क्या है? नृत्य का आनंद ले। इसी प्रकार से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अगर आपका यहाँ पर प्रश्न बनेगा वो बनेगा अजंता की गुफाओं में से। अजंता की गुफाएं कहां पर अवस्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर अवस्थित है, पहली बात। दूसरी बात, जो अजंता की गुफाएं हैं भी, इनके बारे में सबसे पहले हमें जो है जानकारी किसने प्रदान की, यानी कि यहाँ पर कौन पहुंचा? तो सबसे आपको याद रखना पड़ेगा मद्रास रेजिमेंट। सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे, मद्रास रेजिमेंट। रेजिमेंट यानी कि एक सैन्य टुकड़ी थी जिन्होंने क्या है? सबसे पहले इन गुफाओं को देखा था, उन्होंने क्या इसके बारे में जानकारी प्रदान की थी। लेकिन इसका जो आधिकारिक श्रेय अपने बोल दें, यानी कि एक प्रकार से खोज, इसके ऊपर विस्तृत जो है क्या है? रिसर्च जो की थी, उस व्यक्ति का नाम था जेम्स अलेक्जेंडर। जेम्स अलेक्जेंडर। अगर सीधा सा प्रश्न आ जाए भी खोज का आधिकारिक श्रेय किसको दिया जाता है जो अजंता की गुफाएं हैं, तब तो आप क्या बताओगे? जेम्स अलेक्जेंडर। अगर सीधा प्रश्न आ जाए भी प्रथम जानकारी, सबसे पहले इससे संबंध जो जानकारी वो किसने दी थी? वो दी थी मद्रास रेजिमेंट ने। ठीक है, लेकिन इसके बाद में एक और इसके ऊपर क्या है? जैसे ही आपके जो जेम्स अलेक्जेंडर है, इन्होंने काफी रिसर्च किया और यहाँ पर बहुत सारे जो इन्होंने क्या है? गुफाएं खोजी जिनके अंदर अलग अलग चित्र बने हुए थे, और ये गुप्त काल से संबंधित भी थे, कुछ गुप्त काल से पूर्व के भी थे। तो इसके ऊपर क्या है? उन्होंने एक शोध पत्र जारी करवाया था, और वो शोध पत्र किसने जारी किया था? आपको नाम याद रखना है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी नामक एक पत्रिका हुआ करती थी, जिन्होंने क्या है? अजंता की गुफाओं के ऊपर एक विस्तृत क्या है? शोध पत्र जारी भी किया था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, ये क्या ही थी? एक पत्रिका हुई थी। इसी प्रकार से यहां पर भी क्या है? कुल गुफाएं कितनी मिली थी, इसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है यहां पर कितनी कुल गुफाएं अवस्थित है? 29 गुफाएं अवस्थित है। संख्या आपको याद रखनी पड़ेगी भी। लेकिन अगर अपने बात करें भी ये गुफाएं क्या बहुत प्राचीन है, काफी समय पहले की है, तो कुल इनमें से क्या है? कुछ जो गुफाएं हैं वो क्या है? एक प्रकार से नष्ट भी हो चुकी हैं, यानी उनका स्वरूप जो है बिगड़ चुका है। वर्तमान अगर समय में अपनी बात करें तो यहाँ पर कुल जो सुरक्षित गुफाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 9 गुफाएं। कितनी गुफाएं सुरक्षित हैं? केवल 9 गुफाएं क्या है? वर्तमान समय में क्या है? सुरक्षित हैं। कुल तो कितनी है? 29, और सुरक्षित कितनी है? केवल 9।
ठीक है। जैसे बाघ की गुफाओं में वर्तमान समय में सुरक्षित कितनी है, केवल 2 ही है, 4 और 5, जिनके बारे में अपने को थोड़ी बहुत जानकारी है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो 29 गुफाएं हैं उनमें से वर्तमान समय में 9 गुफाएं ऐसी है जो थोड़ी बहुत क्या है, सुरक्षित अवस्था के अंदर है। अब देखते हैं जो ये अजंता की गुफाएं है ना, यहां पर जो कुल 9 गुफाएं हैं इनमें से 2 गुफाएं ऐसी है जो क्या है, गुप्तोत्तर यानी गुप्तों के बाद की है। कौन कौन सी है, संख्या याद रख लेना। गुफा नंबर 1 और 2 जो है वो क्या है, गुप्तोत्तर काल की है। ठीक है। इसी प्रकार से सातवाहन कालीन गुफा नंबर यहां पर अवस्थित 9 और जो 10 नंबर गुफा है ये क्या है, सातवाहन काल की है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण गुफा कौन सी है, तो आपको याद रखना है गुप्तकालीन जो गुफाएं हैं यहां पर अवस्थित वो कौन कौन सी है, 16, 17 और 19। 16, 17 और 19, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 19 एक बार में याद रह जाएगा। ये जो गुफाएं हैं कब की है, एक तो याद रखना है गुप्त काल की है। दूसरा इसमें क्या ध्यान में रखना है, जो गुफा नंबर ये आपकी 16 और 17 है यहां पर गुप्त काल के सर्वोत्कृष्ट चित्र हमें क्या है, देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से यहां पर अवस्थित ये जो गुफा नंबर 19 है ना, इसके अंदर कोई भी चित्र नहीं है। यहां पर क्या है, कोई भी चित्र नहीं। एक तो ये बात ध्यान में रखना। अब यहां पर अवस्थित ये जो गुफाएं हैं यहां पर क्या है, चित्रों के विषय से संबंधित क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पर भी जो चित्र है, जैसे बैठी स्त्री का जो चित्र है वो कौन सी गुफा के अंदर अवस्थित है, इस प्रकार से आपसे क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है। आप आराम से याद रख सकते हो। ये 2 चित्र है ना, एक तो बैठी स्त्री का चित्र है, ये गुफा नंबर 9 के अंदर अवस्थित है, जो कि यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र है। अब चाहे तो वो क्या है, आपको ये नाम देगा भी बैठी स्त्री का जो चित्र है वो कौन सी गुफा के अंदर हमें देखने को मिलता है, 9 के अंदर, 10 के अंदर, 16 के अंदर, 17 के अंदर। तो एक तो ये पूछ सकता है। दूसरा आपसे इस प्रकार से पूछ सकता है भी गुफा का नाम दे देगा, उसके नीचे वो 4 कथन देगा भी इनमें से कौन से चित्र जो है वो गुफा नंबर 9 के अंदर अवस्थित है। याद रखने वाली चीजें 2-3 बार ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से याद रह जाएगा। दूसरा, एक पुजारियों का दल है जो कि क्या है, स्तूप की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से 2 चित्र जो है हमें कहां, कौन सी गुफाओं के अंदर देखने को मिलते हैं, गुफा नंबर 9 के अंदर। गुफा नंबर 10 के अंदर केवल एक चित्र याद रख लेना, जातक कथाओं का जो चित्र है वो कौन सी गुफा के अंदर हमें देखने को मिलता है, गुफा नंबर 10 के अंदर। सबसे ज्यादा जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं वो कौन सी गुफा के अंदर है, गुफा नंबर 16। यहां पर अवस्थित 4 चित्र हैं, चारों ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एक तो क्या है, गौतम बुद्ध के विराग्य उत्पन्न का जो दृश्य है, ऐसा चित्र हमें गुफा नंबर 16 में देखने को मिलता है। मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है, गुफा नंबर 16 का सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र है। मरणासन का मतलब होता है मृत्यु के जो नजदीक हो। इसी प्रकार से माता व शिशु का चित्र तथा सुजाता की खीर का जो चित्र है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है। तो ये 4 जो महत्वपूर्ण चित्र है हमें गुफा नंबर 16 से क्या है, देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से एक और आपकी जो गुफा रहेगी है गुफा नंबर 17। यहां पर जो हमें चित्र देखने को मिलता है राहुल समर्पण का चित्र। एक और याद रख लेना भी, जो आपकी गुफा नंबर 17 है, गुफा नंबर 17, यहां पर राहुल समर्पण का चित्र, समर्पण का चित्र यानी कि बुद्ध के ग्रह त्याग का चित्र हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो क्या है, अगर चित्रकला में से प्रश्न बनेगा तो इनमें से आपका एक प्रश्न बन सकता है। एक बार ध्यान से पढ़ लोगे, एकदम आसान है और एकदम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आपको करवाया है। जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं के ऊपर चर्चा की है मैंने। अगर आप विस्तृत रूप में और पढ़ना चाहो तो आप देख सकते हो। हालांकि जो मैंने पिछले प्रश्न पत्रों को देखा है तो जो गुप्तकालीन कला है उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न आए हैं, एक तो मंदिरों का चित्र आता है, जैसे देवगढ़ का दशावतार वाला मंदिर, ठीक है, विष्णु जी का उदयगिरी का मंदिर, या फिर जो साहित्य है जैसे कालिदास की रचनाएं हैं उनमें से प्रश्न ज्यादा आता है। तो साहित्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जो कृतियां हैं वो याद रखने वाली है।
बाकी अगर आप चाहो तो आपके पास जो भी कोई स्रोत उपलब्ध है और अच्छे से पढ़ लेना, बाकी जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बता दी। इसी प्रकार से अब अपने बात करेंगे मूर्ति कला के ऊपर, क्योंकि कला के अंदर जब अपने बात करते हैं तो वैसे तो कला के अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें आती हैं, मुद्राएं भी आती हैं, अभिलेख भी आती हैं, लेकिन अपने जो मुख्य मुख्य है उनके ऊपर चर्चा करनी है, जो हाथ से क्या है अपना प्रश्न बन सकता है। मूर्ति कला की अगर अपने बात करें, जिस प्रकार से चित्रकला का विकास जो है गुप्त काल से पहले से ही प्रारंभ हो गया था, उसी प्रकार से मूर्ति कला भी क्या है, गुप्त काल से प्राचीन है। यानी गुप्त काल से पूर्व जिस समय क्या हमारी सभ्यताएं विकसित हुई थी, उस समय क्या है मूर्ति कला का निर्माण हो चुका था। जैसे आपकी अस्थियों से निर्मित मूर्तियां बनने लगी थी, हड़प्पा काल के टाइम कांसे से मूर्तियां बनने लगी थी, ठीक है, मरण मूर्तियां बनने लगी थी, मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है। तो अपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मौर्य जो काल है उस समय भी क्या है मूर्तियों का निर्माण होता रहा था। थोड़ी बहुत हमें मूर्तियां क्या है मौर्य काल के अंदर भी देखने को मिलती है, लेकिन जो आपका वैदिक काल से महाजनपद काल वाला ये जो समय है, इस समय क्या है मूर्ति कला का कोई भी प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता। यानी इस समय क्या है मूर्ति कला का प्रमाण नहीं। अब कारण क्या हो सकता है, आप भी जानते हो भी कि जैसे वैदिक काल से महाजनपद काल का जो समय है, इस समय क्या है बौद्ध और जैन धर्म क्या है धीरे धीरे अपनी चरम अवस्था पर गए थे, और जो बौद्ध और जो जैन धर्म थे ये क्या थे, मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, ठीक है। तो इस समय हो सकता है इस समय क्या है मूर्ति कला जो मूर्तियां हैं वो नहीं बनी थी। इसके बाद अगर अपने देखें मौर्योत्तर जो काल है उसके अंदर जो आपका कुषाण युग आता है, और विशेष तौर पर बात करें कनिष्क, यहां से आपका एक प्रश्न बन सकता है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि जो मूर्ति कला के ऊपर अपने बात करेंगे वो तो करेंगे गुप्त काल के ऊपर, लेकिन आपको शैली का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब मौर्योत्तर काल के बाद कुषाण युग हुआ, कनिष्क के समय में क्या हुआ था, मूर्ति कला की दो शैलियां विकसित हुई थी जो कि काफी महत्वपूर्ण है। एक शैली तो कौन सी थी जिसको अपने जानते हैं मथुरा शैली के नाम से, और एक शैली है मूर्ति बनाने की गांधार शैली। अब इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है आप सभी जानते हो प्राचीन समय में क्या है इस प्रकार से आपका अखंड भारत हुआ करता था। मथुरा जो कि पूर्णतः कहां पर पड़ता है, भारत के अंदर पड़ता है। तो यहाँ की जो मूर्तियां थी इनके ऊपर क्या था, भारतीय जो प्रभाव है वो ज्यादा था, ठीक है। और ये जो गांधार है इस तरफ पड़ता है, भी कहां पड़ता है, पाकिस्तान की तरफ। यहाँ की जो मूर्तियां थी इनके ऊपर क्या था, यवनों का जो प्रभाव था वो ज्यादा था, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है वो अपने लिए महत्वपूर्ण है। मथुरा जो शैली विकसित हुई थी अपने भारतवर्ष के अंदर, जब भी आप मंदिर वगैरह के अंदर जाओगे तो आप क्या देखोगे, जो भी मूर्ति वगैरह होती है उसको मुकुट पहनाया जाता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो हमारे जो भारत की जो मूर्ति कला है ना, उसकी शैली के अंदर क्या होता है, भौतिकवाद पर ज्यादा बल दिया जाता है। भौतिकवाद का मतलब क्या है, साज सज्जा पर ज्यादा बल दिया जाता है। भौतिकवाद, या इसको मैं बोल सकता हूं सजावट, यानी हमारे भारतवर्ष जो मथुरा शैली के अंदर जो मूर्तियां विकसित हुई थी उनके अंदर क्या है सजावट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जबकि जो गांधार शैली की जो मूर्तियां हैं जहां पर यमन का प्रभाव क्या है ज्यादा हमें देखने को मिलता है। इन मूर्तियों की क्या विशेषता थी, विशेषता में से प्रश्न आ सकता है, अध्यात्म पर बल दिया जाता था। अध्यात्म पर बल, अध्यात्म पर बल का मतलब है ये जो गांधार शैली की जो मूर्तियां हैं उसके अंदर ज्यादातर क्या है, जो विशेष मूर्ति है उसके अंदर क्या है, जो भी चित्र बनाए जाते हैं या मूर्ति बनाई जाती है उसको ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए दिखाया जाता है। अध्यात्म का मतलब क्या है कि ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए। जैसे बुद्ध की हमें जो जितनी भी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं उसके अंदर क्या होता है, वो ऐसे ध्यान मग्न अवस्था में बैठे रहते हैं। लेकिन अगर अपने भारतीय जो मूर्तियां हैं जैसे मथुरा शैली की मूर्तियां हैं उनके ऊपर क्या है साज सज्जा पर ज्यादा बल दिया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो मूर्तिकला की शैलियां जो विकसित हुई थी वो किसके टाइम हुई थी, कनिष्क के टाइम हुई थी। लेकिन अपने को चर्चा क्या करनी है, गुप्तकालीन मूर्तिकला के ऊपर। अब ये मैंने शैली के बारे में आपको क्यों बताया है, क्योंकि आजकल क्या कथन वाले प्रश्न ज्यादा आते हैं
हो सकता है आपको 4 कथन बनाकर वो दे दे, भी निम्न में से असत्य कथन बताइए। अगर आपको दे दे भी जो मूर्तिकला की जो शैलियां हैं उसका विकास गुप्त काल के समय हुआ, तो वो कथन क्या है, गलत हो जाएगा। इसलिए ये बताना जरूरी था, मैंने आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया है। आगे देखते हैं गुप्तकालीन मूर्तियां। सबसे पहले अपने क्या है, इनकी अवस्था के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, गुप्त काल तक आते आते क्या है, बीच के अंदर क्या है, मूर्तिकला के प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते। लेकिन क्या है, इस समय जो मूर्तिकला है वो अपनी चरम अवस्था में थी, क्योंकि इसका विकास जो है इससे पूर्व होने लग गया था। तो एक तो क्या थी, इसकी अवस्था कैसी थी, विकसित अवस्था में थी, विकसित अवस्था में थी। ठीक है। दूसरा, अगर अपने विषय वस्तु की बात करें, यानी विषय वस्तु क्या थी इन मूर्तियों की, तो वही अध्यात्म, अध्यात्म व भौतिकवाद प्रबल। भौतिकवाद प्रबल यानी कि जो मथुरा शैली की जो भी मूर्तियां बनेगी उसमें किस पर ध्यान दिया जाएगा, साग सज्जा का भौतिकवाद प्रबल हो गया। और जो ध्यान मग्न अवस्था में जो मूर्तियां बनेगी यानी कि जो गांधार शैली में निर्मित होगी, उनके अंदर क्या है, अध्यात्म पर बल दिया जाता है। तो विषय वस्तु कैसी होगी, अध्यात्म और भौतिकवाद। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इनके ऊपर जो प्रभाव है किसका पड़ रहा है, कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रभाव किसका पड़ता है। अगर सीधा सा आपसे पूछ ले जो गुप्त कालीन की जो मूर्तियां हैं उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ा, तो कुषाण कालीन मूर्तियों का, क्योंकि वहीं से क्या है, ये शैलियां विकसित हुई थी। किसका प्रभाव पड़ा, कुषाण कालीन मूर्तिकला का। ठीक है। अब देखें जो मूर्तियां हैं हमें किस किस की देखने को मिलती है, तो मूर्तियां जो हमें है वैष्णव, वैष्णव बोल दो या भागवत धर्म की मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बुद्ध और जैन, इन सभी की मूर्तियां क्या है, गुप्त काल के समय काफी सारी मूर्तियां जो हैं विकसित हुई। इसके साथ साथ नवीन अवधारणा का मतलब है, इस समय गुप्त कालीन के अंदर क्या है, 2 अन्य प्रकार की मूर्तियां भी क्या है, स्वरूप में आई। कौन कौन सी, हरिहर और अर्धनारीश्वर। अब ये क्या है भी, इसका मतलब यह है भी 2 मूर्तियों का एक साथ बनाना। जैसे हरि का मतलब क्या होता है, विष्णु, और हर का मतलब क्या होता है, शिव, यानी विष्णु और शिव की मूर्ति। इसी प्रकार से अर्धनारीश का मतलब है शिव पार्वती की इकट्ठे मूर्तियां। इस प्रकार से ये नई अवधारणा विकसित हो गई थी, 2 मूर्तियां एक साथ बनाना, शिव पार्वती की मूर्तियां, यानी पुरुष और नारी। इसलिए क्या है, अर्धनारीश्वर की ये जो मूर्तियां हैं ये भी क्या है, इनका निर्माण गुप्त काल के समय होने लग गया था। अब अपने सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और पूछा भी जा चुका है कि गुप्त काल के समय जो मूर्तिकला निर्माण के प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे जो महत्वपूर्ण केंद्र थे वो थे आपके मथुरा, पाटलिपुत्र और सारनाथ। और मैंने जो आपको पुराने प्रश्न पत्र सोल्व कराए हैं उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि गुप्त काल से संबंध रखने वाले मूर्तिकला निर्माण में प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, तो आपके मथुरा, पाटलिपुत्र और सारनाथ। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार लगाया, याद रख लेना, आसान सा प्रश्न है। इसके बाद अगर अपने बात करें भी प्रमुख मूर्तियां कौन कौन सी है, थोड़ा सा देख लेना भी। एक तो क्या है, पद्मासन मुद्रा में ध्यान मग्न अवस्था में बैठे महात्मा बुद्ध की प्रतिमा, जो कि हमें सारनाथ से देखने को मिलती है। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध की तांबे से बनी मूर्तियां जो कि सुल्तानगंज में हमें देखने को मिलती है। भगवान सूर्य की प्रतिमा कौशाम्बी, इसी प्रकार से गोवर्धनधारी श्री कृष्ण की प्रतिमा जो कि वाराणसी में हमें देखने को मिलती है। ये सभी मूर्तियां क्या है, गुप्त काल से संबंध रखती है। कुछ अन्य भी मूर्तियां और है, जैसे कि आपके विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमा, उदयगिरी। उदयगिरी कहाँ पड़ता है, जब अपने ये मंदिरों के बारे में पढ़ा था भी, गुप्त काल के अंदर जो मंदिर निर्माण हुए थे वहां पर भी पढ़ा था। भगवान विष्णु का गुहा अवतार का मंदिर है जो कि वीरसेन ने बनवाया था। ठीक है। ये चंद्रगुप्त के क्या हुआ करते हैं, मंत्री हुआ करते थे। कहां पर मिली थी, उदयगिरी के अंदर। इसी प्रकार से भगवान महावीर, जैन व बुद्ध की सामान्य प्रतिमाएं मथुरा के अंदर बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण हुआ। खड़े बुद्ध यानी खड़े हुए अवस्था में पाषाण की मूर्ति, ये भी मथुरा के अंदर है।
महिषासुर का वध करती मां दुर्गा की मूर्ति। उदयगिरी, उदयगिरी कहां पड़ता है याद रख लेना, विदिशा मध्य प्रदेश के अंदर, विदिशा एमपी के अंदर। इसी प्रकार से मनकुंवर से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा, मनकुंवर पड़ता है प्रयागराज, प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश। और मथुरा, उदयगिरी और एरन, एरन भी कहां पड़ता है एमपी। यहां पर तीनों जगह क्या है, भगवान विष्णु की मूर्तियां हमें क्या है देखने को मिलती है। तो ये जो सभी मूर्तियां हैं किस काल की है, गुप्त काल की है। बस इतनी सी बातें जो महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं उनके बारे में मैंने बता दिया है। शैली का निर्माण किस समय हुआ, कनिष्क के टाइम हुआ। और गुप्त काल के समय प्रमुख केंद्र कौन से थे, या अवस्था कैसी थी, विकसित अवस्था थी। ठीक है, चलिए भी अब अपने चर्चा करेंगे गुप्त काल से संबंध साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य। इसके अंदर अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं और काफी बार पूछा भी जाता है। सबसे पहली बात तो क्या है कि अपनों ने बहुत बार, आपने भी पढ़ा होगा भी, सभी भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत भाषा है। क्योंकि प्राचीन समय के अंदर क्या है, सबसे जो प्रसिद्ध भाषा हुआ करती थी वो कौन सी थी, संस्कृत हुआ करती थी। तो गुप्तकालीन साहित्य के अंदर जो रचनाएं हुई है उनकी भाषा अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगी, संस्कृत भाषा हुआ करती थी। और जो राज्य आश्रित जो जितने भी कवि हुआ करते थे, वो जितनी भी रचनाएं करते थे वो कौन सी भाषा के अंदर करते थे, संस्कृत भाषा के अंदर ही करते थे। अगला है उपनाम। वे जो गुप्तकालीन साहित्य है, गुप्तकाल से संबंध रखने वाली जितनी भी रचनाएं हैं उनके जो है, इनके बारे में पूछा गया भी इसका उपनाम क्या है। तो याद रखने वाली क्या है, इस समय को क्या बोला जाता है, संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल, संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल। क्योंकि जितनी भी रचनाएं हैं वो किस कौन सी भाषा में हुई, संस्कृत भाषा में, इसलिए इसको क्या बोला गया, संस्कृत साहित्य का। ये जो गुप्त काल है उसको संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसे अपने क्या बोल सकते हैं, श्रेष्ठ साहित्यकारों का काल, श्रेष्ठ साहित्यकारों का काल। या इसके अलावा इसको भारत का क्लासिकल युग नाम से भी जानते हैं, भारत का क्लासिकल युग। क्लासिकल युग का मतलब है जो गुप्त काल है उसको भारत का क्लासिकल युग के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि इस समय जो सबसे ज्यादा रचनाएं हैं वो किससे संबंधी, धार्मिक साहित्यों से संबंध हुआ करती थी। कौन सी भाषा में रचित हुई, संस्कृत भाषा में रचित हुई। और सबसे ज्यादा इसी समय क्या है, नाटक रचित हुए थे। और उनका जो संबंध हुआ करता था वो प्रेम संबंधों पर क्या है, आधारित हुआ करता था। या आपसे अगर गुप्त काल की विशेषता अगर आपसे पूछ लेना तो ये 2-3 विशेषताएं हैं, थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। अब देखिए इनसे संबंध हमें जो जानकारी है वो किस प्रकार से मिलती है, यानी उस समय के जो श्रेष्ठ साहित्यकार हुआ करते थे उनसे संबंध। देखिए कुछ साहित्यकार ऐसे हैं उस समय के जिनकी शैली के बारे में अपने थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं, किसके माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से। ठीक है, अभिलेख आप जानते हो, अभिलेख को क्या है, इतिहास का प्रमाणिक साक्ष्य माना जाता है। जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं ना उनका प्रमाणिक साक्ष्य माना जाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे तांबे की पट्टिका के ऊपर लिखा हुआ तो उसे अपने ताम्र पत्र बोल देते हैं। अगर किसी राजा की सफलता या उसके अंदर क्या है, राजा की प्रशंसा की जाती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रशस्ति पत्र बोल देते हैं। अभिलेख यदि किसी शिला पर लिखा गया है, शिल का मतलब होता है पत्थर, तो उसको अपने क्या बोल देते हैं, शिलालेख बोल देते हैं। अभिलेख यदि किसी खड़ी पट्टिका के ऊपर लिखा गया है तो उसे अपने क्या बोल देते हैं, स्तंभ लेख बोल देते हैं। और अपने को जो प्राचीन इतिहास के बारे में जो सबसे ज्यादा जानकारियां मिलती है, जितने भी अपने नवीन आधुनिक इतिहासकार हैं जिन्होंने क्या है इतिहास के बारे में जो जितनी भी जानकारियां जुटाई है, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो मदद हमें देखने को मिलती है, किससे मिलती है, अभिलेखों से मिलती है। क्योंकि पुराने समय के जो भी राजा हुआ करते थे वो क्या है, अभिलेख लिखवाया करते थे। जो भी उनकी रचनाएं हुआ करती थी या जो मुख्य निर्माण कार्य करवाते थे उससे संबंध। तो
कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी क्या है हमें कृतियां देखने को नहीं मिलती, लेकिन अभिलेखों से उनसे संबंध क्या है, कुछ महत्वपूर्ण हमें जानकारियां देखने को मिल सकती हैं, उनकी शैली का अपने को पता चल सकता है। तो वो कौन कौन से हैं? तो जानकारी किससे मिलेगी? अभिलेखों से, यानी उनकी कोई विशेष कृतियां हमें हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जैसे सबसे प्रसिद्ध कौन कौन से है? जैसे आपके वीरसेन, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में क्या है मंत्री हुआ करते थे, और इनसे संबंध इनके जो लेख जो हैं वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं? उदयगिरी गुफा, गुफा का मतलब होता है गुफा, उदयगिरी की जो गुफा है वहां पर उत्कीर्ण लेख से क्या है इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है भी ये गुप्त काल से क्या है संबंध रखते थे। इसी प्रकार से हरिसेन, ये किसके दरबार में हुआ करते थे? ये समुद्रगुप्त के क्या है दरबार में हुआ करते थे। जो ये प्रयाग स्तंभ लेख से क्या है इनके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है, और ये प्रयाग स्तंभ लेख जो है किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके अंदर क्या है समुद्रगुप्त की क्या है सफलताओं का उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। और इनकी शैली की अगर अपने बात करें तो इनकी जो शैली है वो किस प्रकार की है? महाचंपू शैली है। चंपू का मतलब होता है जहां पर क्या है गद पद का मिश्रण हो। चंपू का क्या मतलब होता है भी? चंपू का मतलब होता है जहां पर गद्य और पद्य का क्या हो? मिश्रण हो। अब आप बोलोगे भी गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है? गद्य का मतलब होता है जितनी भी कहानी संग्रह वगैरह हो, और पद्य का मतलब जहां पर कविताओं की बात, यानी कविता और कहानियां दोनों का क्या है संग्रह है, उसको अपने क्या बोल देते हैं? गद्य। ठीक है। तो इनकी शैली किस प्रकार की थी? हरिसेन की महाचंपू शैली थी। और इनके जो जो लेख हैं उनके अंदर जो छंद प्रयुक्त हुए हैं वो हमें किसकी याद दिलवाते हैं? प्रश्न आ सकता है, किसकी याद दिलवाते हैं? कालिदास जी की याद दिलवाते हैं। इसके बारे में भी अभी अगले आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो जिनके बारे में अपने को क्या है अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है, उसके अंदर अपने वत्स भट्टी और वासुल, ये चार आप मुख्य याद रख लेना। वत्स भट्टी जो है वो कुमार गुप्त प्रथम के टाइम के थे, और इनसे संबंध जो हमें जानकारी देखने को मिलती है वो मिलती है मंदसौर के स्तंभ लेख से। ठीक है। और जो वासुल जो हैं इनसे संबंध हमें जो जानकारी मिलती है, इन्होंने भी क्या है मंदसौर प्रशस्ति की क्या है रचना की थी। यहाँ पर क्या है मंदसौर स्तंभ लेख है, और यहाँ पर प्रशस्ति है। दोनों के अंदर क्या है फर्क होता है? स्तंभ लेख मैंने बताया आपको कि एक खड़ी पट्टिका के ऊपर लिखा जाता है, और प्रशस्ति का मतलब होता है जहां पर किसी की क्या है प्रशंसा की गई हो। चलिए, और ये किसके समकालीन हुआ करते थे? यशोधर्मन के समकालीन थे। ठीक है, ये तो हो गए इनसे संबंध। अब अपनी जो मुख्य बात करनी है वो क्या है, जहां पर सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं, और विशेष तौर पर आप कालिदास, इनकी तो रचनाएं हैं, जो ये सात रचनाएं हैं, सातों की सातों अपने को क्या है याद रख। सभी जानते हैं किसके टाइम थे? गुप्त काल से संबंध रखते हैं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश, रघुवंश, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशियम और अभिज्ञान शकुंतलम। अब इनमें से आपको याद क्या रखना है? इनके जो ऊपर वाली दो रचनाएं हैं मेघदूत और ऋतुसंहार, ये क्या है भी? ये खंड काव्य, ये क्या है खंड काव्य। और इसी प्रकार से ये जो कुमार संभव और रघुवंश है ये क्या है? महाकाव्य है, महाकाव्य। यानी इन चारों को अपने क्या बोल सकते हैं? यह इनके द्वारा रचित काव्य है, जबकि ये नीचे वालों तीन क्या है? ये इनसे इनके द्वारा रचे गए क्या है नाटक है। क्या है? ये तीनों क्या है नाटक है। और नाटक आप जानते हो संवाद शैली में रचित होते हैं। नाटकों के अंदर क्या होता है? संवाद होता है, दो वक्ता है अलग अलग क्या है वाद प्रतिवाद करते हैं। इसी प्रकार से आर्यभट्ट के बारे में अपने बात करें तो आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता? ठीक है, जिन्होंने पाई का मान दिया। ठीक है। इनके द्वारा जो रचित दो प्रमुख ग्रंथ है याद रख लेना, एक है आपका सूर्य सिद्धांत और दूसरा है आर्यभट्टियन। ये तो आप नाम देखते ही याद रख लोगे, लेकिन इसके अंदर ये जो चार भाग है आर्यभट्टियन के अंदर वो याद रख लेना। कौन कौन से हैं अभी? एक आपका गणितपाद, गोलपाद और काल क्रियापाद, काल क्रियापाद और गेतिकापाद।
ये जो आर्यभट्टिन सिद्धांत है, इसके अंदर ये चारों नाम आप याद रख लेना। दो सिद्धांत दिए थे, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टिय। इनके ऊपर जो इनकी रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण कालिदास। कालिदास जी जो हैं खंड काव्य, दो इनके खंड काव्य हैं, मेघदूत और ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंशम, जो मुख्य है उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। खंड काव्य और महाकाव्य में क्या फर्क होता है? देखिए, महाकाव्य क्या होता है, किसी भी व्यक्ति विशेष पर जिस पर महाकाव्य लिखा जाता है उसके संपूर्ण जीवन की जो के ऊपर जो आधारित घटनाएं होती है वो उसके अंदर क्या है, शामिल होती है। यानी उसने अपने संपूर्ण जीवन के अंदर क्या क्या कार्य किया है, कौन कौन सी मुख्य घटनाएं उसके जीवन के अंदर हुई, उन सभी बातों को यदि शामिल किया जाता है तो वो क्या हो गया, महाकाव्य। खंड काव्य का क्या मतलब होता है? खंड का मतलब क्या होता है? एक छोटा हिस्सा, यानी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से संबंधित रखने वाली कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना जिसके ऊपर क्या है, कोई काव्य लिख दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या है, संपूर्ण जीवन की अगर बात आएगी तो महाकाव्य। खंड काव्य कोई प्रेरित करने वाली कोई छोटी मोटी घटना, ठीक है, उसको अपने क्या बोल देते हैं, खंड काव्य। नाटक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों क्या थे, नाटक थे, ध्यान याद रख लें। अगला है वात्स्यायन। वात्स्यायन ने किसकी रचना की थी? कामसूत्र की रचना की थी, महत्वपूर्ण है। और अमर सिंह जी ने क्या है, अमरकोश पर की रचना की। ये तो आपको नाम से याद रह जाएगा, अमर सिंह जी, अमरकोश। ठीक है, किसके बारे में जानकारी मिलती है? संस्कृत से संबंध हमें यहाँ पर क्या है, जानकारी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से विष्णु शर्मा जी, जिन्होंने किसकी रचना की थी? सबसे महत्वपूर्ण है पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया था। बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है ये, ठीक है। और बाइबिल के बाद पूरे विश्व के अंदर, ठीक है, लगभग 50 भाषाओं के अंदर इसके 250 से ज्यादा क्या है, संस्करण अब तक क्या है, प्रकाशित हो चुके हैं। यानी बाइबिल के बाद सबसे ज्यादा जो अनुवाद हुआ है, या उसके बाद अगर अपने बात करें अनुवादित होकर सबसे ज्यादा जो संस्करण छिपे हैं वो किसके छिपे हैं? पंचतंत्र, जो जिसकी रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा जी ने की थी। किसने की थी? विष्णु शर्मा जी ने की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, याद रखना पड़ेगा आपको। अगर आप इसके नाम भी अगर याद रखना चाहो, इसके जो 5 नाम है, जैसे मित्रभेद हो गया, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण या अपरीक्षाकारित्व, तो याद रख सकते हो। बाकी ये करती याद रख लेना, वही बहुत है। अगला है भास, भट्टी, विशाखदत्त, शूद्रक, सोमदेव, भारवी और भरतमेट। इनकी एक एक दो दो रचनाएं हैं जो कि आपको याद रखनी है। जैसे विशाखदत्त की कौन सी थी? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। और देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा रचित है भी? विशाखदत्त की, जिसमें से ये मुद्रा राक्षस तो बहुत बार पूछी गई है। इसी प्रकार से अगर अपने बात करें शूद्रक की, तो इनकी रचना है मृच्छकट्टिकम। क्या है? मृच्छकट्टिकम, जिसका मतलब होता है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। क्या होता है? मिट्टी की खिलौना गाड़ी। इसी प्रकार से सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर। वैसे तो क्या है, बहुत सारी अलग अलग रचनाएं हैं, लेकिन सभी आपको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है, केवल अपने क्या है उनके ऊपर चर्चा कर लेंगे। जैसे 12वीं की है किरातार्जुनीयम। कौन सी है? किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम। और सबसे लास्ट में भरतमेट, जिनको हस्तिपक कवि के नाम से भी अपने जानते हैं। हस्तिपक, इनको क्या है, हस्तिपक कवि के नाम से भी जानते हैं। और इनके द्वारा जो रचित रचना है वो कौन सी है ग्रीववध, है ग्रीववध। इसी प्रकार से भट्टी के द्वारा रचित, जैसे ये सौपन दासदत्तम, इनके द्वारा क्या है, त्रिवेंद्रम लिखा गया था। त्रिवेंद्रम, जिसके अंदर क्या थे, आपके 13 नाटक थे। क्या थे?
त्रिवेंद्रम के अंदर क्या है, भट्टी ने क्या है 13 नाटक लिखे थे। उन 13 नाटकों में से जो सबसे प्रसिद्ध था, सॉरी भासवी है, ये क्या है भासवी, इसने तो रावण वध लिखा था। भास, इसमें से जो सबसे प्रसिद्ध था भट्टी का, और याद रख लेना भट्टी ने क्या है रावण वध लिखा था, रावण वध, रावण वध क्या लिखा था, रावण वध। इसके अंदर क्या है रामायण की कथा है भी, ठीक है। भास द्वारा रचित त्रिवेंद्रम है ना, देख लेना अगर आप याद रखना चाहो तो 13 के जो नाम याद रख लेना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा था, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण था सौपन दास दत्तम, ये महत्वपूर्ण है भी। और त्रिवेंद्रम भी याद रख लेना, हो सकता है सीधा दे दे भी, त्रिवेंद्रम किसके द्वारा लिखा गया था, भास के द्वारा। उसके 13 पार्ट में से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, सौपन दास दत्तम। तो इस प्रकार से क्या है, ये क्या है गुप्तकालीन साहित्य है, जिसमें से अगर सभी याद रख सको तो बहुत ही अच्छी बात है। वरना ये जो है, एक तो हो गया आपका विष्णु शर्मा, और जो कालिदास की रचनाएं हैं जो कि बार बार पूछी जाती है, ये तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है अभी। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। और हाँ, एक और याद रख लेना भी, इनके अंदर क्या है, जो गुप्तकालीन जो साहित्य था वो मैंने आपको बता दिया, इसकी विशेषता थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। एक तो क्या था, इसकी रचना कौन सी भाषा के अंदर हुई थी, संस्कृत भाषा के अंदर हुई थी। दूसरा क्या है, इनकी जो रचनाएं हुआ करती थी भी, इनके अंदर क्या है, किसके ऊपर ध्यान ज़्यादा दिया था, प्रेम संबंधों के ऊपर ध्यान ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है। और इनका अंत जो था वो किस प्रकार से हुआ करता था, सुखांत हुआ करता था, सुखांत मतलब समझ गए आप, जैसे कोई नायक नायिका है, उनका लास्ट के अंदर क्या है आपस में मिलन हुआ जाता करता, तो इनका जो अंत हुआ करता था वो किस प्रकार का था, सुखांत हुआ करता था। तो आज की क्लास के अंदर अपनों ने चित्रकला, मूर्तिकला और जो महत्वपूर्ण साहित्य है उसके ऊपर अपनों ने चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर हमारा जो गुप्त काल से संबंधित है पार्ट वो पूरा हो चुका है। अगली क्लास के अंदर अपने स्टार्ट करेंगे मुगल काल के बारे में, ठीक है अभी। धन्यवाद है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो सभी साथी लाइक शेयर जरूर करें, और साथ में अपना छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है अभी। धन्यवाद।